Welcome to the Brainiac. My name is Himanshi. We'll be discussing the top questions of the day here. आज की date है 1st of June. So it's the beginning of a brand new month. So let's start afresh and check out our first question. तो आज का पहला question is about which state celebrates its statehood day on 30th of May. तो कौन सा ऐसा state है जो कि 30th of May को अपना statehood day मनाता है? Options आपके सामने है. Answer is गोवा. तो गोवा जो है 30th ऑफ मे को अपना स्टेटहुड डे मनाता है. इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इनका फॉर्मेशन जो था वो हुआ था एक्चुअली 1961 में. देखिए गोवा जो है ये था अंडर पोर्तुगीज इवन आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो पोर्तुगीज ने जो है गोवा को छोड़ा था, लिबरेट किया था 1961 में, और तब जो है ये हमारी इंडियन टेरिटरी थी और करीब 30 मई 1987 तक ये हमारी यूनियन टेरिटरी थी. और इस दिन के बाद ये हमारी 25th स्टेट बन गई इंडिया की. यानी कि 30 मई 1987 को गोवा बन गया था इंडिया का 25th स्टेट. इसके बारे में हम जाने तो गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी. यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास नेचुरल साइट्स है जैसे कि बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर या फिर नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इसी के साथ यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है मिस्टर प्रमोद सावंत. यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक. सत्यपाल मलिक कौन है? ही वॉज ऑल्सो द लास्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. यानी कि जब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने वाला था तो उसके पहले जो उसके लास्ट गवर्नर थे वो थे सत्यपाल मलिक. और सब यहाँ पे गोवा की बात करें तो इसका जो स्टेट फ्रूट है वो है कैश्यू नट. यहाँ का स्टेट एनिमल है गौर. यहाँ की बर्ड है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल. यहाँ के जो चर्चेज है, चर्चेज ऑफ गोवा, दे आर ऑल्सो एड्रेस्ड एज दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि रिसेंटली खोला चिली को जीआई टैग के रूप में जो है लिस्ट किया गया है. इसके अलावा फेनी जो है यहाँ का एक ड्रिंक है उसे भी जीआई टैग मिला है. तो ये हमने सारी इंफॉर्मेशन देखी गोवा के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट आर श्रीलेखा. शी इज द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ विच स्टेट. आपको बताना है कि आर श्रीलेखा जो है किस स्टेट की पहली वुमेन डीजीपी है. ऑप्शन हमारे सामने है. तो शी इज द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ केरला. जैसे कि हम इनका नाम देख रहे हैं आर श्रीलेखा. शी इज केरलाज फर्स्ट वुमेन डीजीपी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और ये जो है ये अपना ऑफिस अज्यूम करने वाली है ऑन जून 1. फिलहाल ये सर्व कर रही है एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस एंड शी इज अ 1998 आईपीएस ऑफिसर हु ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन 1991. हम यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ केरला. सो शी इज आर श्रीलेखा. इसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे जो है रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, हम उन सभी को देख लेते हैं. पहला है अबाउट केरला. तो केरला में ही एक और अपॉइंटमेंट हुई है. इट इज़ अबाउट द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी. यानी कि केरला के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हें अपॉइंट कर लिया गया है और वो है मिस्टर विश्वास मेहता. ही विल बी द 46th चीफ सेक्रेटरी और इन्हें जो है अपॉइंट कर लिया गया है टिल 2021. ही वॉज अ 1986 आईएएस ऑफिसर और ये जो है ये रिप्लेस कर रहे हैं टॉम जोस को. At presently, Mr. Mehta is the additional chief secretary and is also the chairman of Coastal Shipping and Inland Navigation Corporation. हम यहाँ बात कर रहे थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बारे में, तो उन्हें अपॉइंट कर लिया गया है और वो है विश्वास मेहता. नेक्स्ट हमारा अपॉइंटमेंट है अबाउट द ओलंपिक चैनल कमीशन. तो ओलंपिक चैनल कमीशन जो है उन्होंने अपॉइंट कर लिया है हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर नरेंद्र बत्रा को एज द मेंबर ऑफ द ओलंपिक चैनल कमीशन. तो आईओसी के नए जो मेंबर हैं वो है नरेंद्र बत्रा. और नरेंद्र बत्रा कौन है? ये है प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के. आईओए के प्रेसिडेंट के साथ साथ ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन. मिस्टर बत्रा ने जो है प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किया है हॉकी इंडिया के, एशियन हॉकी फेडरेशन के, और प्रेजेंटली जो है ही इज ऑल्सो द ट्रेजरर ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन. यहाँ हम जो है बात कर रहे हैं ओलंपिक चैनल एसोसिएशन की. तो ये जो है ये गाइड करते हैं थ्रू आउट द चैनल ऑन लॉन्च एंड ऑपरेशन ऑफ ओलंपिक चैनल. यानी ओलंपिक चैनल को किस तरीके से आगे बढ़ाना है उस चीज़ के बारे में ये कमीशन बनाई गई है. तो हमने देखा अबाउट नरेंद्र बत्रा हु इज नाउ द मेंबर ऑफ ओसीसी. नेक्स्ट एंड द लास्ट अपॉइंटमेंट वी हैव इज अबाउट एस.एन. राजेश्वरी. तो एस.एन. राजेश्वरी जो है इन्हें अपॉइंट कर लिया गया है बाय द बैंक बोर्ड ब्यूरो एज द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई चेयरमैन और एमडी कौन है, तो वो है एस.एन. राजेश्वरी. शी विल बी द सक्सेसर ऑफ ए.वी. गिरिजा कुमार.
She presently serves as the General Manager and Chief Financial Officer of New India Insurance, जो कि एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। और इसी के साथ हम यहाँ बात कर रहे हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की। तो ये जो है इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था मुंबई में करीब 1947 के आसपास, पर फिलहाल जो है ये हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने देखा कि केरला की जो फर्स्ट वुमेन डीजीपी है वो है आर श्रीलेखा। नेक्स्ट हमने देखा अबाउट द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला, जो कि है विश्वास मेहता। इसके बाद हमने देखा कि मेंबर ऑफ ओसीसी के रूप में अपॉइंट कर लिया गया है नरेंद्र बत्रा को। और लास्ट हमने देखा अबाउट एसएन राजेश्वरी, जिन्हें अपॉइंट कर लिया गया है एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ये हमने देखे काफी सारे रिसेंट अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट अ टॉय प्रोडक्शन कंपनी जिसका नाम है द लेगो ग्रुप। इन्होंने रिसेंटली एक कोलैबोरेशन अनाउंस किया है, तो आपको बताना है कि ये किसके साथ जो है कोलैब कर रहे हैं। तो लेगो ग्रुप जो कि एक डैनिश टॉय प्रोडक्शन कंपनी है, ये जो है ये कोलैबोरेट कर रहे हैं नीति आयोग के साथ। अब एक टॉय कंपनी जो है नीति आयोग के साथ क्यों ये कोलैबोरेट कर रही है? ये कोलैबोरेट कर रही है ताकि ये सपोर्ट कर सके किड्स को जो भी इम्पैक्टेड है बाय कोविड-19। तो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए नीति आयोग ने इस डैनिश कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है। और अलॉन्ग विद दैट एक एनजीओ है जिसका नाम है सेव द चिल्ड्रन। तो इन तीनों ने आपस में कोलैबोरेशन किया है ताकि ये बच्चों को सपोर्ट कर सके। हमने देखा अबाउट नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या है? ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि ये क्या है, एक तरीके का पॉलिसी थिंक टैंक है जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया गया था। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2015 के आसपास, 1 जनवरी 2015। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये ईयर जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? वो है न्यू दिल्ली में। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके जो चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के, तो वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वो ही इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट इसके जो वाइस चेयरपर्सन है वो है राजीव कुमार और इसके सीईओ है अमिताभ कांत। तो हमने देखा रीसेंट कोलैबोरेशन बिटवीन अ डैनिश टॉय कंपनी एंड नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट ने जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक एमओयू साइन किया है विद अ स्टेट्स मैंगो डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। तो एक मैंगो डिपार्टमेंट के साथ इन्होंने जो है कोलैबोरेट किया है, एमओयू साइन किया है। हमें बताना है कि ये किस स्टेट का है। तो फ्लिपकार्ट ने ये एमओयू साइन किया है कर्नाटका के साथ, यानी कि इन्होंने ये जो एमओयू हम देख रहे हैं ये साइन किया है कर्नाटका के स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि ये एम्पावर कर सके सभी मैंगो फार्मर्स को टू सेल देयर प्रोड्यूस ऑनलाइन। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट को जो है इसे एस्टैब्लिश किया गया था करीब 2007 के आसपास। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके सीईओ है मिस्टर कल्याण कृष्णमूर्ति। और इससे रीसेंट न्यूज़ ये रही है कि फ्लिपकार्ट ने कुछ समय पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और बजाज आलियांज इन दोनों के साथ जो है कुछ समय पहले ही पार्टनर किया था। कर्नाटका की बात कर रहे हैं तो यहाँ के जो सीएम है वो है मिस्टर वाईएस येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर है वाजुभाई वाला। देखिए हम यहाँ पे इस तरीके का जो है फ्रूट सेलिंग के लिए एक कोलैबोरेशन देख रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी हमारा जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उन्होंने बिहार की गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया था ताकि शाही लीची और जरदुला मैंगो को जो है वो सेल कर सके और इसी तरीके से जो है सभी फार्मर्स को वो हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके। तो ये हमने देखा अबाउट फ्लिपकार्ट एंड कर्नाटका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी। तो पीएफसी जो है इन्होंने साइन कर लिया है एक एमओयू विथ विच रिवर बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी। तो यानी एक रिवर बेसिन कंपनी के साथ जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एक एमओयू साइन किया है और आपको बताना है कि ये कौन सी ऐसी रिवर बेसिन कंपनी है। आंसर इज कि पीएफसी ने साइन कर लिया है एक एमओयू विद नर्मदा। तो नर्मदा की जो बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी है इसके साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एक एमओयू साइन किया है और ये जो है ये इसलिए कर रहे हैं ताकि फंड कर सके वेरियस पावर प्रोजेक्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है इसे एग्जीक्यूट करेगी, पर जैसे कि हम देख रहे हैं ये साइन किया गया है बाय नर्मदा बेसिन इस कंपनी के साथ और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या है? ये एक सेंट्रल पीएसयू है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ये आती है और ये जो हम एमओयू यहाँ पे देख रहे हैं इसमें करीब 22,000 करोड़ जो है वो डिप्लॉय किए जाएंगे फॉर सेटिंग अप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑफ अराउंड 225 मेगावाट। तो इतने मेगावाट का जो है एक ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इस रिवर बेसिन पे और उसके लिए ये एमओयू साइन किया जा रहा है।
हम यहाँ बात कर रहे हैं पीएफसी की, तो इसके जो चेयरमैन और एमडी हैं वो है मिस्टर राजीव शर्मा, और नर्मदा बेसिन कंपनी के जो चेयरमैन एमडी है वो है आईसीपी केशरी। कुछ और भी जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फाइनेंस किए जाएंगे इस एमओयू के अंदर, वो है बसनिया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, चिंकी बोरास मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, सक्कर पेंच लिंक और दूधी प्रोजेक्ट। तो ये सभी जो है इसी एमओयू के अंदर कवर किए जाएंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं नर्मदा रिवर की, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, स्पेशली एसएससी के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला कि ये जो है ये रिवर आती है हमारी सेंट्रल इंडिया के पार्ट में, और इसे लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ओरिजिन कहाँ होता है, तो ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेट्यू से, नियर दी अन्नूपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी खास बात क्या है कि काफ़ी सारे रिवर्स जो है इंडिया की, वो हमारे इस जो सब कॉन्टिनेंट की, वो ईस्ट फ्लोइंग होती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाके जो है डिस्चार्ज होती है। लेकिन नर्मदा खास बात यह है कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, ये वेस्ट की तरफ जाती है और ये ड्रेन करती है अपना पानी इन द गल्फ ऑफ खंबात नियर अरेबियन सी, यानी अरेबियन सी में ये अपना पानी जो है ड्रेन करती है। इट इज़ वन ऑफ द 3 मेजर रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया। ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है और पेनिनसुलर इंडिया की जो 3 मेजर रिवर्स में से एक है। जो बाकी 2 रिवर्स हैं वो है ताप्ती रिवर और माही रिवर, और इन तीनों रिवर में जो हम सबसे बड़ी रिवर देखेंगे वो है नर्मदा। इसके बारे में एक और फैक्ट ये है कि ये एक रिफ्ट वैली रिवर है, रिफ्ट वैली रिवर है जो कि फ्लो करती है बिटवीन सतपुरा एंड विंध्या रेंज। तो हमने ये सारे फैक्ट्स देखे नर्मदा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट एन आईआईटी। तो आईआईटी के बारे में क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब के साथ एक आईआईटी ने पार्टनर किया है। आपको पूछा जा रहा है कि ये जो पार्टनरशिप है ये कौन सी आईआईटी की जो है इंस्टीट्यूट कर रही है। आंसर इज, ये किया जा रहा है बाय मद्रास। देखिए, आईआईटी मद्रास ने जो है पार्टनर किया है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब टू डेवलप अ मैग्नीशियम अलॉय। ये जो मैग्नीशियम अलॉय है ये रिप्लेस करेगा स्टील और एल्यूमिनियम को इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। देखिए, ये जो हम मैग्नीशियम अलॉय देख रहे हैं ये अपने आप में इट इज़ वन ऑफ द लाइटेस्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रक्चरल मटेरियल। जितना लाइट आप मटेरियल यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल यूज़ करेंगे आपके सभी ऑटोमोबाइल्स में, जैसे कि गाड़ी हो गई, ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, उनमें जितना लाइट वेट आप मटेरियल यूज़ करेंगे उतना कम जो है ये फ्यूल कंज्यूम करेगा और उतना ज़्यादा जो है ये एनर्जी एफिशिएंट होगा। इससे क्या होगा कि कम कार्बन रिलीज होगा पूरी दुनिया में, यानी कि बाहर जितना भी कार्बन रिलीज करती हैं ये गाड़ियाँ वो कम होगी। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए आईआईटी ने इनके साथ कोलैबोरेट किया है ताकि मैग्नीशियम अलॉय ये बना सके। हम बात कर रहे हैं आईआईटी मद्रास की। तो यहाँ के जो डायरेक्टर है वो है भास्कर राममूर्ति, और आईआईटी मद्रास को एस्टैब्लिश किया गया था 1959 में। इस इंस्टीट्यूट की रिसेंट न्यूज़ ये रही है कि प्रोफेसर टी प्रदीप, जो कि आईआईटी मद्रास के हैं, इन्हें सिलेक्ट कर लिया गया था फॉर निक्के एशिया प्राइज। ऑल्सो आईआईटी मद्रास विल बी होस्टिंग द ग्लोबल हाइपरलूप पॉड कॉम्पिटिशन इन द कमिंग मंथ। तो हमने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देख ली आईआईटी मद्रास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट मिसाइल पार्क। तो मिसाइल पार्क जिसका नाम है अग्निप्रस्थ, तो इस अग्निप्रस्थ को जो है सेटअप किया जाएगा आईएनएस कलिंगा में। आपको बताना है कि आईएनएस कलिंगा जो है ये किस सिटी में होगा। आंसर इज, ये सेटअप किया जाएगा इन विशाखापट्टनम। तो जैसे कि हमने देखा ये एक मिसाइल पार्क है जिसका नाम है अग्निप्रस्थ, और इसे सेटअप किया जाएगा आईएनएस कलिंगा पे। और आईएनएस कलिंगा कहाँ है? ये है विशाखापट्टनम में। ये जो हम देख रहे हैं इस तरीके का मिसाइल पार्क, ये हेल्प करेगा, ये एम करता है टू कैप्चर द ग्लिम्सेस ऑफ मिसाइल हिस्ट्री ऑफ आईएनएस कलिंगा सिंस इट्स इंडक्शन, यानी कि 1981 से जब से इसका इंडक्शन हुआ है उसकी हिस्ट्री को ये बताएगा। ये जो हम पार्क देख रहे हैं इसका मेन अट्रैक्शन है P-70 एमेटिस, जो कि एक अंडर वाटर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल है। तो हमने देखा अबाउट अ मिसाइल पार्क जिसका नाम है अग्निप्रस्थ। इसी के साथ हमारे पास आईएनएस कलिंगा से रिलेटेड एक और न्यूज़ ये है कि 2 मेगावाट का जो है सोलर पावर प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है इसी आईएनएस कलिंगा पे। और ये जो हम इनिशिएटिव देख रहे हैं ये प्रमोट करेगा इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है, नेशनल सोलर मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि करीब 100 गीगावाट का जो है हम सोलर पावर प्रोड्यूस करना चाहते हैं बाय 2022, यानी 2022 तक इंडिया 100 गीगावाट का जो है सोलर पावर अपना जो है प्रोड्यूस करना चाहता है। तो ऐसे ही इनिशिएटिव से हम जो है आखिर करके अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। तो हमने देखा अबाउट आईएनएस कलिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन है अबाउट नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट, जिन्होंने जो है स्टार्ट कर लिया है ऑफरिंग इट्स फ्री ऑनलाइन करियर स्किल्स ट्रेनिंग। तो ये जो करियर स्किल्स ट्रेनिंग है, आपको बताना है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है या किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ओवरऑल इसे लॉन्च किया गया है। आंसर इज कि इसे लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है नेशनल करियर सर्विस, और ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑफर कर रहा है अब करियर स्किल्स ट्रेनिंग, और इसके लिए इन्होंने पार्टनर कर लिया है TCS आयोन के साथ। ये जो करियर स्किल ट्रेनिंग हम देख रहे हैं ये प्रोवाइड करेगा कोर्सेज ऑन सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि आपकी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई, या फिर आपको किस तरीके से बात करनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गई, या फिर इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन किस तरीके से देना चाहिए। इन सभी चीज़ों को जो है सॉफ्ट स्किल्स बोला जाता है। तो उसको आपको किस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से एनहांस करना है, अच्छा करना है, वो सभी आपको दिया जाएगा करियर स्किल्स ट्रेनिंग के अंदर। हमारी जो ये लेबर मिनिस्ट्री है ये इसे इम्प्लीमेंट कर रही है, यानी कि नेशनल करियर सर्विस जो है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस टू प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज लाइक जॉब सर्च, यानी कि जॉब सर्च के लिए या फिर जो हमारे यूथ है हमारे इंडिया का उसे ज़्यादा हेल्प मिल सके कि वो अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ले सके, अच्छे जॉब्स ले सके, उन सब के लिए हमारी लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इस तरीके का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये जो सारी हम यहाँ पे सर्विसेज देख रहे हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं नेशनल करियर सर्विस की, तो जैसे कि हमने देखा ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया गया है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसे करीब लॉन्च किया गया था 2015 के आसपास एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन प्रोवाइडिंग राइट स्किल्स एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो हम देख रहे हैं लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। इसी के साथ हमारे जो लेबर मिनिस्टर है वो है मिस्टर संतोष गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हियर वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI। तो RBI ने रिसेंटली 4 करोड़ की पेनल्टी लगा दी है। आपको बताना है कि इन्होंने ये जो 4 करोड़ की पेनल्टी है ये किसके ऊपर लगाई है। आंसर इज कि RBI ने 4 करोड़ की पेनल्टी लगाई है सिटी बैंक के ऊपर। तो ये जो हम पेनल्टी देख रहे हैं इसका अमाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस बैंक के ऊपर ये किया गया है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम देख रहे हैं इन्होंने सिटी बैंक पे लगाया है फॉर कॉन्ट्रवेशन ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड फॉर नॉन कंप्लायंस विद डायरेक्शंस, यानी कि कुछ डायरेक्शंस है जो कि RBI ने इन्हें कहा था मानने के लिए, और क्योंकि ये जो है कंप्लाइन नहीं किया है इन्होंने, इस वजह से इन पे ये पेनल्टी लगाई गई है। इसी के साथ RBI ने करीब 60 लाख का जो है पेनल्टी लगाया है भारत कोऑपरेटिव बैंक पे, 40 लाख का इन्होंने लगाया है नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अहमदानगर के ऊपर, और 45 लाख का जो पेनल्टी है ये लगाया गया है TJSB सहकारी बैंक के ऊपर। तो हमने सारे रिसेंट पेनल्टीज देखी RBI के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल एस्टिमेट्स रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि NSO, इनके द्वारा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया गया है विच इज स्लोड टू अ 11-year लो। तो आपको बताना है कि जो परसेंटेज इनके द्वारा बताया गया है वो क्या है। तो अकॉर्डिंग टू NSO जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है वो है 4.2%, और ये जो 4.2% ये बता रहे हैं वो है फॉर 2019 टू 2020। 2019-20 में इंडिया की जो ग्रोथ रही है वो 4.2% है, और ये 11-year लो रहा है, यानी कि पिछले 11 साल में इतनी लो डेवलपमेंट, इतना लो ग्रोथ हमने नहीं देखा है। इसी के साथ ये जो फिस्कल डेवलपमेंट है, इसको फिस्कल डेफिसिट है, इसको इन्होंने बताया कि वो बढ़ गया है और वो है करीब अब 4.6% ऑफ द GDP, जिसे इन्होंने एस्टिमेट किया था करीब 3.8%, और अब जो निकल के आया है वो है 4.6%। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है फिस्कल डेफिसिट की। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? एक कंट्री के पास जो है दो चीज़ें होती है, एक होता है उसका रेवेन्यू सेक्शन और दूसरा उसका होता है एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च हो गया और रेवेन्यू हो गया। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो मोस्टली ये होता है कि हम खर्च ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो खर्च ज़्यादा करने की वजह से हमारा जो है एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है और रेवेन्यू कम आ जाता है। तो इस वजह से जो है डेफिसिट क्रिएट होता है, और इसी डेफिसिट को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो हमने देखा अबाउट नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में। तो ये जो है ये कमीशन है इंडिया के अंदर एज एन ऑटोनोमस बॉडी, और इसे फॉर्म किया गया था 2005 अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ रंगराजन कमीशन। करंटली इसे हेड किया जा रहा है बाय प्रोफेसर बिमल रॉय, और ये आता है हमारा मिनिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट ईयर वी हैव एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि योगेश गौर ही रिसेंटली पास्ड अवे। आपको बताना है दैट ही वाज अ रिनाउंड हु। तो योगेश गौर ही वाज अ रिनाउंड लिरिसिस्ट।
ठीक है। योगेश कौर जो है ही वाज अ वेटरन लिरिसिस्ट और इन्होंने काफ़ी फेमस गाने लिखे हैं, जैसे कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए या फिर जिंदगी कैसी ये पहेली। ये सभी जो है काफ़ी प्यारे गाने हैं जो कि इनके द्वारा लिखे गए थे, और जो इन गानों के लिरिसिस्ट हैं उनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो हमने देखा अबाउट योगेश कौर। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑबिचुरी है वो है अबाउट बेजान दारूवाला। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेटेड और लव्ड एक एस्ट्रोलॉजर है जो कि सेलिब्रिटीज़ की भी जो है एस्ट्रोलॉजी देखा करते थे। तो ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। तो हमने देखा अबाउट योगेश कौर एंड हमने देखा अबाउट बेजान दारूवाला। नेक्स्ट हियर वी हैव एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो नए जो प्रेसिडेंट है वो चुन लिए गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के, और इनका नाम है मार्कोस त्रियोजो। आपको बताना है कि ये जो मार्कोस है, मिस्टर मार्कोस, ये किस कंट्री को बिलोंग करते थे। आंसर इज ब्राजील। तो जैसे कि हमने देखा ब्राजील के मार्कोस त्रियोजो को जो है अपॉइंट कर लिया गया है एज दी प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये सक्सीड कर रहे हैं हमारे इंडिया के केवी कामत को, यानी कि इसके पहले केवी कामत जो है ये प्रेसिडेंट थे एनडीबी के और ये इंडियन है। इस अपॉइंटमेंट के साथ ही हमारे इंडिया के अनिल किशोरा को जो है अपॉइंट कर लिया गया है एज दी वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। हम यहाँ बात कर रहे हैं एनडीबी की। तो एनडीबी जो है ये आता है अंडर दी ब्रिक्स रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिक्स जो है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर्स हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इन सभी कंट्रीज की जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसे कहा जाता है ब्रिक्स। और इस बॉडी के अंदर जो एक बैंक बनाया गया था उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक को करीब 2014 के आसपास जो है एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि हेडक्वार्टर्ड है शंघाई, चाइना में। इसी के साथ रीसेंट न्यूज़ ये भी है कि हमारे जितने भी कंट्रीज़ के जो हेड्स हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ के जो हेड हैं, उन सभी की रिसेंटली मीटिंग हुई थी। हर साल जो है सभी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है उन सबके हेड्स चेंज किए जाते हैं, ठीक है, रोटेशनल बेसिस में कहना चाहिए। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ब्रिक्स के जो इस साल के जो प्रेसिडेंटशिप है या फिर चेयर है वो कौन है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया ब्राजील के मार्कोस त्रियोजो के बारे में, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन कि किस स्टेट ने अनाउंस कर दिया है कि वो टर्मिनेट कर रहे हैं अपना रिलेशनशिप विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई बिलीव आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि कौन सा स्टेट जो है WHO के साथ अपने सभी रिलेशंस को खत्म कर रहा है। आंसर इज USA, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये अपने सभी रिलेशंस को खत्म कर रहे हैं WHO के साथ। वी ऑल सॉ दिस कमिंग कि जो USA है इनकी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा टिफ चल रही थी विद WHO। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है प्रॉब्लम्स चल रही थी। इनका ये मानना है कि WHO जो है काफ़ी ज़्यादा बायस्ड है टुवर्ड्स चाइना, और इसी वजह से कुछ समय पहले इन्होंने अपने सभी फंड्स जो है वो फ्रीज कर दिए थे, और अब इन्होंने पूरी तरीके से अपने रिलेशनशिप्स जो है टर्मिनेट कर दिए हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं WHO की। तो ये जो है ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि आती है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 में। ये जो डेट हम देख रहे हैं 7 अप्रैल, इसे मनाया जाता है एज द वर्ल्ड हेल्थ डे। ऑल्सो यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल है वो है टेड्रोस एधनोम, और यहाँ की डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है सौम्या स्वामीनाथन। ऑल्सो WHO में एक रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ था, वो है कार्बन रेनहार्ट का। तो उन्हें अपॉइंट कर लिया गया था एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। हम यहाँ बात कर रहे हैं USA की। रिसेंटली विड्रॉ कर लिया था फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटी। इसी के साथ एक और अपडेट ये है कि इन्होंने G7 की जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप है उसे इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखी अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स एंड WHO। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट रोजगार सेतु। तो रोजगार सेतु स्कीम जो है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है ये आपको बताना है। तो इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रोजगार सेतु इस स्कीम को लॉन्च किया है ताकि ये जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके अपनी सभी लेबरर्स को, और अपने आप में मध्य प्रदेश एक पहला स्टेट है जो इस तरीके की स्कीम को जो है लॉन्च कर रहे हैं। और हमने मध्य प्रदेश के जो है काफ़ी सारे रीसेंट इनिशिएटिव्स देखे हैं, जैसे कि जीवन शक्ति योजना, FIR आपके द्वार। हमने देखा था कि चरण पादुका स्कीम जो है ये भी इन्हीं की है। तो ये सभी इनिशिएटिव्स जो है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ऑफ थियरी डेलापोर्ट। तो इन्हें जो है किस कंपनी के नए CEO के रूप में अपॉइंट कर लिया गया है।
ऑप्शन हमारे सामने है। तो थेरी डेलापोर्ट को जो है अपॉइंट कर लिया गया है एज द न्यू सीईओ ऑफ विप्रो। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ही इज नाउ द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विप्रो। मिस्टर थेरी जो है इसके पहले एग्जीक्यूटिव थे ऑफ कैपजेमिनी, और ये जो है ये रिप्लेस कर रहे हैं आबिदाली निमुचवाला को। इसी के साथ हम विप्रो की बात करें तो इसके जो चेयरमैन है वो है रिशाद प्रेम जी। हमने ये सारी इंफॉर्मेशन देखी विप्रो के बारे में। इसी के साथ हमारे पास और कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। पहला है अबाउट वेंकट रमानी सुमत्रन। तो इन्हें जो है अपॉइंट कर लिया गया है एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द एयरलाइन कंपनी इंडिगो। तो इंडिगो के जो नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो है वेंकट रामी सुमत्रन। इस एयरलाइंस की जो हेडक्वार्टर है, इस एयरलाइन का जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम हरियाणा में, और इसे एस्टैब्लिश किया गया था करीब 2006 में। और एक लास्ट अपॉइंटमेंट हमारा आज का है अबाउट लियो पुरी। तो लियो पुरी को जो है अनाउंस कर दिया गया है कि वो अब नए चेयरमैन है ऑफ जेपी मॉर्गन फॉर साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इस रीजन के जो नए न्यू चेयरमैन है वो है लियो पुरी, और ये जो है ये रिप्लेस करेंगे कल्पना मोरपारिया को। हम यहाँ बात कर रहे हैं लियो पुरी की। तो इसके पहले जो है ये सर्व कर रहे थे एज दी सीईओ ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड्स। यहाँ हमने देखा कि जो नए चेयरमैन है इस रीजन के वो है लियो पुरी। तो इसके जो सीईओ है इस रीजन के वो है अब मुरली मैया। तो ये दोनों अलग अलग हैं, पहले हमने देखा चेयरमैन और दूसरी बार हमने देखा सीईओ। ऑल्सो ओवरऑल जो जेपी मॉर्गन है उसके जो ओवरऑल सीईओ है, इस कंपनी के सीईओ वो है जेमी डिमिन। तो हमने देखा अबाउट ऑल द रिसेंट अपॉइंटमेंट्स। पहले हमने देखा थेरी डेलापोर्ट के बारे में, फिर हमने देखा वेंकट रमानी सुमत्रन के बारे में, और फिर लास्ट हमने देखा लियो पुरी और मुरली मैया के बारे में। नेक्स्ट हियर वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम स्पोर्ट्स, और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ये किरणजीत कौर जो है इन्हें जो है बैन कर दिया गया है करीब 4 साल के लिए बाय द वर्ल्ड एथलीट्स एंटी डोपिंग बॉडी। तो आपको बताना है कि जो किरणजीत कौर जो है ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलती थी। तो शी इज रिलेटेड टू रनिंग। तो शी वॉज इंडियाज लॉन्ग डिस्टेंस रनर, और इन्हें जो है 4 ईयर का बैन दे दिया गया है बाय दी वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटी डोपिंग बॉडी। और इनमें जो है एक तरीके का सब्सटेंस जिसका नाम है एनोबोसरम, ये इनमें मिला था और इस वजह से इन्हें बैन कर दिया गया है। हम यहाँ बात कर रहे हैं वाडा की, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसकी जो प्रेसिडेंट है वो है सर क्रेग रेड्डी, और ये हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में, जिसे फाउंड किया गया था करीब 1999 में। तो हमने देखा अबाउट किरणजीत कौर जिन्हें जो है 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट वक्रांश, जिन्होंने जो है अनाउंस कर दिया है अपना टाई अप विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्ट्रीब्यूट दी माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो आपको बताना है कि वक्रांश किसके साथ टाई अप कर रहे हैं। ये टाई अप कर रहे हैं विद LIC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। वक्रांश ने अनाउंस किया है कॉर्पोरेट एजेंसी टाई अप, ताकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर सके सभी माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू दी नेक्स्ट जेन नेटवर्क। तो इस नेटवर्क के थ्रू ये सभी माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। इसी के साथ हम यहाँ बात कर रहे हैं LIC की। तो कुछ समय पहले इन्होंने एक मॉडिफाइड वर्जन लॉन्च किया था ऑफ प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। तो वाया वंदना योजना जो है सभी सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम है, जिसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय LIC। ऑल्सो जो LIC है ये एक स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस ग्रुप है, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1956 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके चेयरमैन है मिस्टर MR कुमार। तो हमने देखा अबाउट LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का सेशन जो है थोड़ा सा लंबा है क्योंकि हम कंबाइंड सेशन करते हैं 2 दिनों का। तो लेट अस ऑल टेक अ नाइस डीप ब्रेथ, गिव इट अ सेकंड एंड रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नासा से। तो नासा के साथ जो है हमारी इंडिया की 3 कंपनीज ने साइन किया है, और इन्होंने साइन किया है एक अग्रीमेंट जिसमें इन्हें जो है लाइसेंसेस मिले हैं। आपको बताना है कि नासा जो है किस चीज के मैन्युफैक्चर के लिए इन 3 कंपनीज को लाइसेंस दिया है। ऑप्शन हमारे सामने है। तो नासा ने दिया है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेंटिलेटर्स। आप सभी को याद होगा कि नासा जो है ये इन्होंने एक काफी इंपॉर्टेंट वेंटिलेटर्स और काफी चीप वेंटिलेटर्स जो है वो बनाए थे, जिसका नाम है वाइटल यानी कि वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली, इसका फुल फॉर्म है। और वाइटल वेंटिलेटर्स बनाए गए थे बाय नासा, और इसी के प्रोडक्शन के लिए, इसी के मैन्युफैक्चर के लिए इंडिया की 3 कंपनीज जिनका नाम है अल्फा डिजाइन, भारत फोर्ज और मेधा सर्वो, इन तीनों ने जो है इसके साथ कोलैबोरेट किया है। तो इन तीनों को जो है ये लाइसेंस दिया गया है बाय नासा।
इसी के साथ हमारे पास नासा से रिलेटेड एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि स्पेसएक्स ने लॉन्च कर दिया है नासा के क्रू को, और अब स्पेसएक्स बन गया है दुनिया का पहला प्राइवेट कंपनी जिन्होंने जो है एक क्रू को पहुंचाया है टू ऑर्बिट। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या स्पेस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने से रिलेटेड, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। और जो भी हम ये देख रहे हैं इस लॉन्च को किया गया था बाय फाल्कन 9 रॉकेट। हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि यूएसए ने करीब 9 साल या करीब 1 डेकेड से अपनी सॉइल से कोई भी लॉन्च नहीं किया है, किसी भी क्रू को नहीं भेजा है, किसी भी एस्ट्रोनॉट को नहीं भेजा है स्पेस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यूएसए के लिए भी और हम सभी के लिए भी, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी ने इसे कर दिखाया है। हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पेसएक्स की। तो स्पेसएक्स के जो हमारे फाउंडर हैं, सीईओ है, वो है मिस्टर एलॉन मस्क। अब हमारा टाइम आता है हमारे वन लाइनर्स करने का। तो पहला जो है, इट इज़ अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने इनिशिएट किया है एक कोविड-19 इंडियन नेशनल सुपर मॉडल टू मॉनिटर द फ्यूचर ट्रांसमिशंस ऑफ इन्फेक्शन। यानी कि किस तरीके से फ्यूचर में ये जो ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन का, वो किस तरीके से बढ़ेगा, घटेगा, क्या उसके रेपरकशंस हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक इंडियन नेशनल जो है सुपर मॉडल निकाला है। नेक्स्ट हमारे पास है अबाउट द IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो इन्होंने जो है अप्रूव कर दिए हैं इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अराउंड 732 मिलियन फॉर बांग्लादेश टू एड्रेस द कोविड-19। लास्ट हमने देखा था कि इन्होंने करीब 700 मिलियन जो है वो म्यांमार के लिए इन्होंने जो है सैंक्शन किए थे, और अब इन्होंने किया है 732 फॉर बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारे पास है अबाउट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो है अभी नए डेट्स निकाल दिए हैं फॉर इंडियाज टूर टू ऑस्ट्रेलिया, और अब ये स्टार्ट होगा अक्टूबर में इस साल। और जैसे कि हम देख रहे हैं अक्टूबर में होगा, फिर इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो पूरी तरीके से आ जाएंगी। इसी के साथ हमारी जो इंडियन वुमेन टीम है ये भी यहाँ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में ही इनकी भी सीरीज स्टार्ट होगी, ODI सीरीज। और ये जो है ये शेड्यूल्ड है कैनबरा में इन जनवरी नेक्स्ट ईयर। ये होगा अक्टूबर में, मेंस का जो है वो अक्टूबर में होगा और वुमेन्स का जो है वो जनवरी के आसपास होगा। इसके बाद है हमारे पास एक न्यूज़ फ्रॉम नेवल डॉकयार्ड मुंबई। तो जो हमारी नेवल डॉकयार्ड है मुंबई की, उन्होंने डेवलप कर लिया है एक UV सैनिटाइजेशन बे टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्कर्स। यानी कि एक तरीके का UV सैनिटाइजेशन कैबिनेट या कुछ तरीके की ऐसी चीज़ जहाँ पे वो वर्कर्स को हेल्प कर सके, ताकि वो जब एंटर करे अपने डॉकयार्ड में तो वो पूरी तरीके से क्लीन हो। और लास्ट है हमारा अबाउट दी सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो है एक SMC कोविड-19 ट्रैकर सिस्टम बनाया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि SMC कोविड-19 ट्रैकर जो है ये कौन सी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया है, तो S से आपको समझ में आ जाना चाहिए, इट इज अबाउट सूरत। तो हमने देखा अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IMF का फाइनेंशियल असिस्टेंस, फिर हमने देखा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जो नई डेट्स आ गई हैं, उसके बाद हमने देखा नेवल डॉकयार्ड के बारे में, और लास्ट हमने देखा सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब टाइम होता है हमारे इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो जो पहला है वो है ऑन May 29 हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। तो एवरेस्ट को जो है हम सेलिब्रेट करते हैं 29 मई को। तो हमारे लिए डे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 29 मई को जो है नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी, इन दोनों ने मिलकर 29 मई 1953 को इस जो एवरेस्ट को हम देख रहे हैं इसको जो है पहली बार क्लाइम किया था, और ये इंसानियत की काफ़ी बड़ी जीत मानी गई थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए जब मिस्टर हिलरी पास्ट अवे, तो 2008 में नेपाल ने इस दिन को डिसाइड किया कि ये ऑब्जर्व किया जाएगा एज द इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। तो तब से लेके अब तक हम इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मना रहे हैं ऑन 29 मई। इसके बाद है अबाउट वर्ल्ड नो टबैको डे। तो वर्ल्ड नो टबैको डे जो है ये मनाया जाता है 31 मई को। पिछला जो हमने देखा वो 29 में था, ये जो है ये 31 में है। इस बार की जो इसकी थीम है ये है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन। तो ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। हम सभी जब सिनेमा हॉल्स में जाते हैं तब हम काफ़ी ज़्यादा जो है इसके बारे में अवेयरनेस भी देखते हैं कि आपको जो है टोबैको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं ऑन 31 मई। लास्ट है हमारा 30 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेब डे। तो 30 मई को वर्ल्ड वेब डे, 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे, और लास्ट हमने देखा था इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमने आज की देखी। आई रियली होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन, एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।